हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, विश्व में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पे बड़ी से बड़ी चीजें भी अवसंरचनात्मक चीजें बन जाएं तो उनको कुछ खास असर होता नहीं, ना लोगों को असर पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं विश्व में जहां पे छोटा कोई पुल भी बन जाए तो एक बड़ा उसका अर्थ होता है, लोगों के लिए वो प्रेरणादायी होता है। कल मैंने एक वीडियो किया था इथियोपिया के ऊपर, जहां पे इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है, सेकंड पॉपुलेटेड देश है अफ्रीका का, एरिया वाइज 10वां देश है अफ्रीका का। मैंने बताया था वहां पे जो बांध बना है ना, जो बांध बना है उस बांध को लेके जो वहां के हेड हैं, ठीक है, जो राष्ट्र प्रमुख है, उनका जो बयान है वो बड़ा स्पेशल है। उस बयान में वो कहते हैं कि जो काले लोग हैं उनके लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है। काले लोगों की बात क्यों की? क्योंकि इथियोपिया एक ऐसे कॉन्टिनेंट में जिसको खुद डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, वहां पे भी खुद डार्क लोगों का देश, सदियों से एंटी अपार्थेड को देखा गया। और श्वेत आंदोलन में तो मैंने कल एक प्रश्न पूछा था नेल्सन मंडेला से जुड़ा, एक और बताते जाइएगा उनको किस वर्ष नोबेल मिला, ये बताते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो अफ्रीका का एक इतिहास रहा है, श्वेत अश्वेत का जो संघर्ष रहा, और जिसमें अश्वेतों को जो मतलब नहीं, सदियों दर सदियों उनका जो शोषण हुआ सबने देखा है। तो ऐसे देश में इतने बड़े बांध का बनना, जो पूरे देश की आबादी के दो गुना जो इलेक्ट्रिसिटी अप्रोच है वो उसको अकेले मैनेज कर सकता है, इतना बड़ा बांध। तो आज उस पर बात करेंगे कि क्यों स्पेशल है। बस एक बार बताता चलूं कि 9 सितंबर को ये ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम, खुद वहां के लोगों ने इसका नाम, मतलब जो सरकार है उसका नाम क्या रखा है, रेनेसांस, पुनर्जागरण रखा है। क्यों पुनर्जागरण है? फिर से खड़ा होगा इथियोपिया और मजबूत होगा। लेकिन हम इसके सभी एस्पेक्ट पे बात करेंगे, पर्यावरणीय प्रभावों पे बात करेंगे, इसके अलावा जिन चीज पे ज्यादा, जो आर्थिक प्रभाव है जिस पे ज्यादा बात हो रही, उस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हाँ, एक बात यह भी है कि चूंकि अफ्रीका में ऑलरेडी विकास को लेकर एक जंग है, और जब इथियोपिया में ये डैम बना है, बांध जिसकी शुरुआत हो गई है, पड़ोसी देश जो मिस्र है और सूडान है, वहां पे भी दिक्कतें भी हैं। जैसे मिस्र तो इसका लगातार विरोध कर रहा है, सूडान दुविधा में है ना। कल मैंने इसको कवर किया था, आप उसको जाके जरूर देख लीजिएगा, कल 10:30 बजे उसको मैंने कवर किया था, ठीक है। अच्छा, प्रधानमंत्री अबी अहमद ने क्या कहा? यह सभी काले लोगों के लिए एक महान उपलब्धि है। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है। सिंबल्स जो होते हैं ना, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। गांधी जी ने जब नमक को लिया था, या बाकी समय पे भी जिस सिंबल्स को लिया गया ना, उन्होंने देशों की दिशा बदली है, दशा बदली है। चलिए, बस एक चीज बताता चलूं कि 12 सितंबर रात 11 बजे से पहले अगर आप स्टडी IQ से जुड़ जाते हैं तो आपको प्राइस हाइक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद प्राइस वापस से हाई हो जाएंगे, है ना। तो इसके पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, और यूपीएससी आपका सपना है और चाहते हो कि अच्छे तरीके से हमारे SIP, MRP, PRP जितने भी प्रोग्राम है इनका फायदा उठाते हुए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो 12 सितंबर 11 बजे से पहले जुड़ जाइए। विकास लाइव कोड आपको फ्लैश हो रहा होगा, विकास लाइव कोड, इसका प्रयोग करके अधिकतम डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल स्टेट PCS जुडिशरी किसी भी में आपको 12 तारीख के बाद एक हाइक दिखेगा, तो उससे पहले जुड़ जाइए। ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर लेता हूं, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो भी उसकी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ जाइए या डेटा इंटर करके जुड़ जाइए। यूपीएससी से जुड़ी बातें करेंगे, गाइड, मार्गदर्शन, इन सब बिंदुओं पे बात आपसे होगी, ठीक है। तो ये है कुल मिला के, अगर आप देखिए तो ये इथियोपिया है ना। ये वो जो डैम है जिसकी बात हो रही है, ये नील नदी है, ब्लू नील नदी है, ये व्हाइट नील नदी है, ये है अपना इजिप्ट, है ना, ये है अपना इजिप्ट, और यहां पे है सूडान। तो इजिप्ट को भी दिक्कत हो रही, क्योंकि 95% जो नील का पानी है उस पे डिपेंडेंट है, मतलब 95% डिपेंडेंसी उसकी नील के पानी पे है मिस्र की, तो निश्चित उसका चिंता होना बनता है। सूडान के लिए कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है, कल मैंने डिस्कस किया था, उसको जाके देख लीजिएगा। आते हैं मेन बिंदु पे कि आर्थिक प्रभाव और विकास में क्या ये सपोर्ट करेगा। तो पहली बात क्या है, इथियोपिया के लिए आर्थिक लाभ क्या है? तो उनकी जीडीपी में निश्चित तौर पे ये योगदान देगा। भाई देखो, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, रोजगार बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे जीडीपी ऊपर जाएगी ही जाएगी, है ना। औद्योगिकीकरण, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में तेजी से वृद्धि होगी। मैंने इस पे बराबर बताया है कल कि बहुत तरीके से, क्योंकि इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये जो आसपास के जो अफ्रीका के देश हैं, ये उनको भी सप्लाई करेंगे, तो वहां से भी पैसा आएगा, इनकम आएगी, है ना। कृषि सुधार, भाई
आपके पास एक कंट्रोल्ड वाटर है, उसको किस तरीके से इरिगेशन में इस्तेमाल करना है ये आपकी कॉल है, तो वहां पे भी फायदा होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष लाभ क्या है? शहरी विकास, ये सारी चीजें जुड़ी होती है, लिंक्ड होती हैं। तो ऊर्जा आपूर्ति, शहरों का तीव्र विकास होगा, है ना। उसके अलावा शिक्षा में सुधार, बिजली से ऑनलाइन शिक्षा जो है बेहतरी होगी, ज्यादा लाइट जाएगी, तो जो जिसे हम कहते हैं ना कि दूरस्थ क्षेत्रों में भी एक समावेशी विकास हमको देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा निश्चित तौर पर चूंकि लगातार सब बिजली सप्लाई जा सकेगी तो हॉस्पिटल्स भी अच्छा काम करेंगे, तो हर वो ऑफिस जो इलेक्ट्रिसिटी से बेहतर काम करता है या करेगा, उन सब में फायदा होगा। तो एक बड़ा विकास का यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, चलिए पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक पर्यावरण प्रभाव क्या है? पनबिजली से CO2 उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, क्योंकि थर्मल जो एनर्जी जो कोयले से बनाई जाती है वो तो है नहीं, तो निश्चित तौर पर आप पानी को ही रोटेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे CO2 उत्सर्जन कम होगा। तेल और कोयले पे निर्भरता कम होगी, क्योंकि बहुत पैसा लगता है उसको खरीदने में, क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, कॉस्ट ज्यादा होता है उसका, इफेक्टिव तो खैर ये है। पूर्वी अफ्रीका में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार, ये बड़ी बात है, क्योंकि A पॉल्यूशन की कमी होगी, B विकास होगा, C इलेक्ट्रिसिटी से बाकी देश भी जब विकसित होंगे तो वो जो एक एरिया बनेगा, जो क्षेत्र बनेगा, हम कहते हैं ना कि विकासशील देश अगर आसपास हो या विकसित देश आसपास हो तो वो देश भी विकासशील हो जाता है। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमने देखा, बिल्कुल वैसा यहां पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण, वार्षिक बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी, सूडान को बड़ा फायदा है इससे, कल मैंने इसको कवर भी किया था। लेकिन इसका ऑपोजिट भी है कि अगर बांध टूट गया तो सूडान बह जाएगा, निकल जाएगा मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है, भूमध्य सागर में। नियंत्रित जल प्रवाह से बेहतर कृषि योजना यहां पे तो हो ही जाएगी, अभी मैंने इसकी बात की है ना। नकारात्मक भी कुछ प्रभाव है, देख लेते हैं क्या है। पहला, मछली प्रवास में बाधा, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में जब रुकावट आएगी तो जो भी चीजें प्राकृतिक रूप से हो रही हैं, चाहे वो मछली हो, जैसे अभी मैं निकोबार द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, तो वहां पे जो लेदर बैक टर्टल्स हैं उनको समस्याएं आ रही हैं। तो इस प्रकार के जो विकासात्मक क्रियाएं अभिक्रियाएं होती हैं या जो अवसंरचनात्मक चीजें बनती हैं, दिक्कत आती है उसमें, है ना। ठीक है, उसके अलावा क्या है? मिट्टी का कटाव, डाउन स्ट्रीम में उपजाऊ मिट्टी की कमी, गाद जो एक नदी के साथ आता था, एक तो वो नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा वो बहुत यूजलेस होगा, है ना। उसके बाद क्या है? जैव विविधता का नुकसान, तो किसी भी संरचनात्मक जो चीजें हैं जो खासकर नदी बेसिन में या समुद्र में बन रही हैं, जैव विविधता पे उसका असर नकारात्मक ही पड़ता है, तो ये एक कॉस्ट देनी पड़ेगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या रहेंगे? वर्षा पैटर्न में बदलाव, क्यों? क्योंकि जब जल भंडारण के तरीके बदल रहे हैं, जल भंडारण की विशालता को देखते हुए जलवायु पे इसका प्रभाव थोड़ा सा हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगर आगे बढ़े तो क्या है? तकनीकी विवाद भी कुछ है। इथियोपिया ने 2020 में एक तरफा रूप से डैम यानी कि बांध भरना शुरू किया था और 2024 तक 49.3 अरब घन मीटर पानी भंडारित कर चुका था। ठीक है, भरने की रणनीति क्या थी? 3 चरण में, कुल भरने की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में थी। मानसूनी निर्भरता, मुख्यतः बारिश के मौसम में भरा जाता है ताकि एडिशनल वाटर जो ऊपर से आ रहा है वो भी वहां पे आ जाए, है ना। समय सीमा, पूर्व भंडारण में 5 से 7 साल का समय, 2011 से लेकर 2025 14 वर्ष इस डैम को बनने में लगा। 5 से 7 आप देख सकते हैं कि पानी भरने का भी समय लग रहा है। इस पर भी विवाद है, क्या विवाद है आप देख लेते हैं। इस पर वैज्ञानिक मतभेद क्या है? इथियोपिया क्या कहता है इसमें? जो उनकी कंपनी के CEO है जो बना रही है, उनका नाम है पिएत्रो सैलिनी, उन्होंने क्या कहा कि पनबिजली परियोजनाएं बिजली बनाने के लिए पानी छोड़ती हैं, ये सिंचाई योजनाएं नहीं हैं जो पानी का सेवन करती हैं, प्रवाह में कोई बदलाव नहीं है। व्हाट ही वांट टू से कि वाटर तो जो निकल रहा है, जो इधर से आ रहा है, उसको रोक के हम आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम वो पानी को रोक के डाइवर्ट ही कर दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि प्रवाह तो चल रहा है, हाँ थोड़ा सा बीच में रुका हुआ प्रभाव होगा, हालांकि ये तो डिफेंड ही कर रहे हैं। तार्किकता ये कहती है कि जो नेचुरल फ्लो है, उसी नेचुरल फ्लो में नेचुरल चीजें होती हैं, चाहे मछली की हम बात कर लें या हम लेदर बैक टर्टल या टर्टल्स की बात कर लें, ऐसे जो पानी रुक के वापस जाता है, एक प्रकार से कृत्रिम वो गतिविधियां हो जाती हैं, तो उसमें हेल्पफुल नहीं होता, है ना। मिस्र ने क्या प्रतिवाद किया? मिस्र ने कहा कि यस, विशाल जलाशय से भारी वाष्पीकरण होगा, एक जगह पे पानी रहेगा तो भारी वाष्पीकरण होगा, है ना, तो वाष्पीकरण की हानि। इथियोपिया पानी छोड़ने का समय तय कर सकता है। कौन डैम को किस तरीके से नियंत्रण करेगा? क्या अपने हिसाब से इथियोपिया नियंत्रण करेगा? तो 1929 और उसके बाद का जो समझौता था, दोनों समझौतों को साइड कर रख के डैम तो बन गया है। उस जो 1959 या 52 का समझौता था, मैं थोड़ा सा उसको भूल रहा हूं, आप कल की वीडियो में एक बार देखिएगा, वहां पे इथियोपिया और मिस्र और सूडान ने आपस में समझौता किया था, और दोनों को जो जितना पानी जाना चाहिए इस डैम के बाद उतना पानी जा नहीं पाएगा। तो ये भी एक सूडान का भी दिक्कत है और फिर मिस्र को भी इस बात से दिक्कत है। अच्छा, सूखे के दौरान डैम कम पानी छोड़ सकता है, ये वाली बात भी है, तो इस पे भी प्रतिवाद है। और दूसरी बात कि अगर तो डैम टूट गया तो जो आने वाले आगे के देश में बह ही जाएंगे उसमें, है ना, तो इस प्रकार की चीजें भी हैं ना। चलिए कुछ और सुरक्षा चिंताएं क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मिस्र की धमकी क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा के नाम पे सैन्य कार्रवाई हम कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि हमारी अस्मिता पे हमला है,
मिस्र ने कहा, क्योंकि दो दो पुराने उनके बड़े समझौते अंग्रेजों के साथ और सूडान के साथ इन्होंने अपना बना दिया। अब वो सारे जो समझौते वो धरे के धरे रह गए, तो अस्मिता पे हमला तो बोलेंगे ही। इथियोपिया की तैयारी क्या कह रहे हैं कि डैम की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि हम एक विशेष बल तैयार कर रहे हैं, कोई इसको तोड़ने फोड़ने आएगा तो हम देखा जाएगा, ठीक है, हम देख लेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इथियोपिया को कीनिया सोमालिया का समर्थन है, क्योंकि इन्होंने क्या तय किया कि हम आपको बिजली बेहतर दाम पे प्रोवाइड कराएंगे तो आपके यहाँ विकास भी आएगा, हमारा भी काम चलेगा, और आपको क्या होगा, आपके यहाँ अवसंरचनात्मक सुविधाएं होंगी, बेहतर बिजली होगी, तो बहुत सारी चीजें, विकास के नए आयाम खुलेंगे। आतंकवाद का खतरा क्या है? डैम आतंकवादी हमलों का संभावित लक्ष्य हो सकता है, किसी ने बम फोड़ दिया, अगर फूट गया तो मैं बताया ना सूडान तो बह जाएगा फिर, है ना। साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी हैं, आपने देखा कि कई सारे बिजली संयंत्रों को भारत में टारगेट भी किया गया था, है ना। क्षेत्रीय अस्थिरता में वृद्धि, मैं बता ही चुका हूं कि लगभग 10-11 आसपास के देश है जो किसी न किसी प्रकार से तनाव में है, कुछ सपोर्ट में भी है, सूडान के साथ जैसे दुविधा की स्थिति है वो तनाव में भी है, कुछ अच्छी बात है उसके लिए भी, है ना। जिसे बिजली को जो वहां पे बिजली की व्यवस्था है वो बेहतर हो सकती है, लेकिन खतरा भी है यहां से, है ना। भविष्य की संभावनाएं क्या है? तकनीकी समाधान हम क्या कह सकते हैं? जल प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट रिलीज सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित, जब जितना जरूरत हो उस समय उतना रिलीज किया जाए ताकि आसपास का कोई देश उसमें कमजोर ना हो, ठीक है। वास्तविक समय मॉनिटरिंग, सभी देशों के लिए पारदर्शी डेटा साझाकरण, कि भाई किसी के दिमाग में ये ना रहे कि जानबूझ के इतना पानी नहीं छोड़ा गया, इतने समय पे नहीं छोड़ा गया, चीजें क्लियर हो, जिसे हम कहते हैं ना कि हर चीज को पब्लिक डोमेन में आप रख दीजिए, है ना। हाँ, मौसम और जल स्तर की सटीक पूर्वानुमान हो सके ताकि जो मिसहैप की बात हो रही है, जो मिस्र ने कहा, जो सूडान ने सोचा, वो मिसहैपनिंग ना हो यहां पे, है ना। अतिरिक्त परियोजनाएं, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत, सौर और पवन ऊर्जा का विकास किया जाए, जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेशन और जल पुनर्चक्रण पे बात की जाए, ये सब तो होते ही। समुद्री जल नील अवधीकरण, मिस्र के लिए वैकल्पिक जल का स्रोत की बात की जाए, इस प्रकार की बातें तो खैर होती रहेंगी, ठीक है। राजनीतिक समाधान क्या है? त्रिपक्षीय समझौता हो तीनों देशों के बीच में, इथियोपिया, सूडान और मिस्र के बीच में। सूखे के दौरान भी न्यूनतम जल प्रवाह को मेंटेन किया जाए, गारंटी दी जाए, इस बात को तय करे क्या कहते हैं इथियोपिया, कि सूखे के समय भी पानी जाता रहेगा, क्योंकि वो निर्भर है भाई, 95% निर्भर है मिस्र पर। अच्छा, संकट की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की बात हो, कोई आपात स्थिति हो तो एक प्रोटोकॉल वहां पे निर्धारित हो, है ना, इस प्रकार की। और क्या है? बिजली और आर्थिक लाभों को आप साझा भी कीजिए। खैर, बिजली और आर्थिक लाभों को साझा करने में मुझे नहीं लगता इथियोपिया को कोई दिक्कत होगी। हाँ, ये जरूर है कि बाकी जिन दिक्कतों की मैंने बात की है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक रूप से इथियोपिया के सामने आ सकती हैं, जिसपे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो जल संघर्ष का नया मॉडल क्या अगर हम बोले तो 21वीं सदी से जल युद्ध, यस। GERD को संघर्ष को दुनिया के पहले आधुनिक जल युद्ध, मैंने इस पर कल जो वीडियो किया था उसमें टाइटल में डाला था इस बात को, कि संभावना के रूप में देखा जा सकता है। यह भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का एक मॉडल हो सकता है, जहां पे जल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुख्य विषय बन जाता है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश हमारे बीच भी चल रहा है यहाँ पे। ट्रांस बाउंड्री नदियां संघर्ष के केंद्र में आ जाती है, इंडस वाटर ट्रीटी इसी से जुड़ी हुई है ना। तीस्ता की बात कर लें हम। औपनिवेशिक समझौते आधुनिक विकास की चुनौती बनते हैं, इस प्रकार की चीजें जो एक नए स्तर पे चीजें जा रही हैं। पहले इस प्रकार की समस्याएं नहीं थी, लेकिन अब एक कोई डैम बना है तो उससे जुड़ी कई चिंताएं भी बढ़ गई, जिन चिंताओं को हमने यहाँ पे बात की। अन्य वैश्विक मिसालें, मेकांग नदी, चीन देख लीजिएगा, चीन सिंधु नदी भारत पाकिस्तान ने किया, और डेन्यूब नदी यूरोपीय संघ में। तो ये तीनों एक ऐसे उदाहरण है जहां पे इंटर कंट्री ये जो ट्रेन का जो कैचमेंट एरिया है, इस पे बड़ा विवाद हुआ है। भारत पाकिस्तान वाला तो अभी चर्चा में भी था जब ऑपरेशन सिंदूर को हमने देखा था, है ना। तो क्या कर सकते हैं निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम जो है वो एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं, 21वीं सदी की एक जटिल चुनौतियों का क्या है प्रतिबिंब भी, कि एक देश तो कह रहा है कि हम सदियों की जो संघर्ष है हम उससे उबरने में कामयाब होंगे अब, लेकिन दूसरे देश के लिए चिंता का सबब भी है, और वो उनकी चिंताएं भी वाजिब हैं, ठीक है। फिर क्या है? दक्षिण संघर्ष। अभी तो हम नॉर्थ दक्षिण की बात करते थे, अभी क्या हो गया है कि केवल विकसित और विकासशील देशों के बीच में नहीं है, विकासशील और विकासशील देशों के बीच में, या पिछड़े और पिछड़े देशों के बीच में, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण राष्ट्रीय गौरव का मामला बन गया है। उधर मिस्र कह रहा है हमारी अस्मिता पे खतरा, ये कह रहे हैं कि जो काले लोग हैं उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, तो इसको जोड़ा जा रहा है। ये हर जगह होता है, जो नेशन वाला एस्पेक्ट होता है ना, कि नेशनलिज्म से जोड़ दो तो लोग ज्यादा भावुक हो जाते हैं, मुद्दा बड़ा बन जाता है। विकासशील देश भी अब मेगा प्रोजेक्ट को अंजाम दे सकते हैं। बड़ा यार, इथियोपिया ऐसा कोई बहुत बड़ा देश थोड़ी है, लेकिन इथियोपिया ने अगर ये करके दिखाया है तो भारत जैसे देशों के लिए, या हम भारत के बराबर के देशों के लिए ये एक बड़ी मिसाल है कि अगर वो कर सकते हैं तो हम इसे बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने पंजाब में स्थिति देखी, शायद इस प्रकार की चीजों से बचा भी जा सकता था। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है और
देखा जाए तो ये अफ्रीका के ऊपरी नदी तटीय राज्यों को जोड़ने वाली जीवनदायी नदी का काम करती है। नील नदी को मिस्र का वरदान हम लोग पढ़ते थे ना शुरुआती क्लासेस में। निश्चित तौर पर मिस्र नहीं, बाकी जो हॉर्न और अफ्रीका के आसपास के जो देश हैं उन सब के लिए वो वरदान है। ठीक है, 300 मिलियन से अधिक लोग नील के पानी पर निर्भर हैं। भविष्य में संख्या और भी बढ़ेगी। तो नील नदी के आसपास के देशों को समझदारी पूर्वक आपस में डिस्कस करके एक कॉमन ग्राउंड पे आना पड़ेगा, ताकि विकास भी अनवरत होता रहे और किसी देश को किसी प्रकार की समस्या भी ना रहे, है ना। ठीक है, हिंदी साहित्य के बारे में जैसे मैंने बताया था, जो हिंदी साहित्य का नया बैच है, ये 15 सितंबर को इसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। कबीर दास से ये बैच शुरू हुआ है, लेकिन 12 सितंबर 2000 रात 12 सितंबर रात 11 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपको जुड़ना हो तो विकास लाइव कोड यहां पे लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करके हिंदी साहित्य के बैच में जुड़ सकते हैं। मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, वहां से मुलाकात होगी, आपसे बात होगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाइए, स्कैन करके @ऑफिशियल विकास डालेंगे, मेरे टेलीग्राम पे आएंगे, वहां पे डिस्कशन की बात की जाएगी। बच्चे पर्सनली बहुत क्वेरी करते हैं, आपको कुछ दिक्कत हो, समाधान चाहिए, आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे भी बातें होती रहेंगी। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने एक नए पर्सपेक्टिव को देखा होगा। आज हम जब विश्व में एक अलग विकास की तरफ देख रहे हैं, तो वे देश जो विकास में बहुत पीछे रह गए, उन जैसे देशों के लिए इस प्रकार के बांधों का बनना बहुत जरूरी है। और जैसा नेहरू जी ने कहा था कि आजादी के बाद जो बांध है वो आजाद भारत के नए मंदिर हैं, उसी प्रकार से वो देश जो अभी तक बहुत पिछड़े रहे, उनके लिए बांधों की इंपॉर्टेंस हम भारतीयों से ज्यादा कौन समझ पाएगा। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।